तो रैपिड रिवीजन सीरीज का आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर है, तो आइए इसे कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर जैसा कि आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे वहीं से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप अगर याद करेंगे आपने क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चैप्टर्स में एक चीज समझी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कहीं ना कहीं चार्ज या फिर करंट पर डिपेंड करते हैं। हमने चैप्टर 4 में ये समझा कि किस तरीके से करंट क्या जनरेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन सा तरीका है या ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने के वजह से करंट को जनरेट कर पाएं या करंट को इंड्यूस कर जाएं। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जस्ट अपोजिट काम करना है इस बार हमको, हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है जिससे हमें करंट मिलेगा, और इस फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले वैसे तो कई लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसे पढ़ा, पूरे इसको एक लॉ के फॉर्म में रखा, उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हेडिंग लगा लो, मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट टॉपिक। आप चाहे इसे ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस एरिया, इसी तरीके से ये भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया। तो इधर देखो, मान लेते हैं इस तरीके से आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये इसकी डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं b है ना। मैंने एक सरफेस लिया कुछ इस तरीके का, ये मेरा एक सरफेस है और ये एक डिस्क की तरह है, ऐसा रिंग की तरह नहीं है, पूरा डिस्क की तरह है, और ये मैंने इस तरीके से रखा। अब आपको पता है अगर ये डिस्क है तो इसका एरिया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। अब डिस्क अगर मैंने ऐसे रखी है तो इसका एरिया कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताई जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा डिग्री है। तो यहां से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेम उसी तरीके से काम चल रहा है जैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चल रहा था, और आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म कंडीशन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करने वाले हैं, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए मतलब ये छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा सरफेस एलिमेंट, है ना। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इसकी एसआई यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट आप यूज करोगे वो है वेबर, यानी कि WB, ठीक है। हम ये वाली एसआई यूनिट इसकी इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। आप इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, उसको हम वेबर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, तो हम सीजीएस भी निकाल सकते हैं, मैक्सवेल यूज करते हैं, जो कि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट गॉस, यानी कि 10⁴ गॉस। मैंने आपको बताया था एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴ गॉस होते हैं। एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा? चेक करो, एरिया की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर में करो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 10⁴ तो 10⁸ तो आप ऐसा कह सकते हो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल।
ठीक है, तो ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन करो। फिर हम अपना फर्स्ट टॉपिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसे स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं है, बस ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमें करंट मिलता है, उस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस मैग्नीट्यूड को देने का काम किया था फैराडे ने। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, अभी देखोगे यहाँ मैंने कोई भी सोर्स नहीं लगाया है, मान लेते हैं ये एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी। जब इसमें करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगी डिपेंडिंग ऑन करंट की डायरेक्शन किस तरीके से ये होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट को इस तरीके से इसके अंदर लेकर के आता हूँ। तो फैराडे ने क्या नोटिस किया, जब हम एक मैग्नेट को इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो सोचो एक अगर आपके पास बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, निकलेगी नॉर्थ से साउथ में एंटर करेगी कुछ इस तरह से। ठीक है क्या, अब याद रखो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर लाइन डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अब मैं इस बार मैग्नेट को ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो आपको क्या ऐसा फील होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी साथ साथ क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। और जैसे जैसे मैं इस लाइन के पास लेकर के आता जाऊंगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और जैसे जैसे मैं दूर लेकर के जाऊंगा ये दूसरी तरफ से डिक्रीज भी होना स्टार्ट होगी। तो सेम इस सिचुएशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के पास लेकर के आते हो, हम क्या देखते हैं, ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगती है, और जब हम इसको बिल्कुल इसके अंदर ला करके छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन वापस से कितना हो जाता है, 0। फिर जब हम इस मैग्नेट को बाहर लेकर के निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन वापस आता है। अब इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि जब जब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के लिए चेंज होगी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा, तब तब इसके अंदर करंट जनरेट होगा, और उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट और कोई दूसरा करंट नहीं है, बट ये कोई डीसी सोर्स से नहीं निकला है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के वजह से आया है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है क्या? तो फैराडे लॉ हमें बताएगा कि अगर करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट होगा। अब फैराडे लॉ क्या कहता है, जितना भी ये ईएमएफ जनरेट करेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, वो होगा नेगेटिव ऑफ डी फाई ओवर डी टी। ये है जहां पर ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैटरी का काम कर रहा है फ्लक्स का चेंज करना, बैटरी हमें ईएमएफ देती है, यहाँ पर ये भी हमें ईएमएफ दे रहा है बिना किसी बैटरी से, बिना किसी बैटरी के। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मतलब अगर मान लेते हैं इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स एसोसिएटेड है इस कॉइल से, वो अगर कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, तो डी बाई डी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, 0। जब ईएमएफ 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, करंट कितना है, 0। अगर करंट 0 है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। क्लियर? अब इधर देखो, ये फ्लक्स कांस्टेंट कब हो सकता है, जब आप इस मैग्नेट को एक स्टेबल पोजीशन या एक जगह पर आप इसे रख दोगे, जो कि हमने क्या देखा था, जब ये मूव नहीं कर रही थी, इसके अंदर ऐसे रखी हुई थी, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई। अदरवाइज चाहे आप इसे अंदर लेकर के आओ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी या फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यानी कि डिक्रीज होती चली जाएगी। तो आपको ईएमएफ कब कब मिलेगा, जब फ्लक्स इंक्रीज होगा या फिर फ्लक्स डिक्रीज होगा। अदरवाइज अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपको कोई भी ईएमएफ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये नेगेटिव साइन हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होगी,
और वो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में, हम उसके ऊपर बात करेंगे लेंज लॉ से, क्योंकि लेंज लॉ आप ऐसा कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई दूसरा लॉ है जो कि हमें ये बताता है कि जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड किसने बताया? फैराडे ने। तो अब यहां से बड़ा सिंपल हो गया है, ईएमएफ का फॉर्मूले की जगह आप लिख सकते हो I इंटू आर, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी। यहाँ से इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला ID भी लिख सकते हो आप। I डिस्प्लेसमेंट करंट मत सोच लेना, I इंड्यूस्ड ही है ये। तो यहाँ से R लेकर गए 1 में R, यहाँ मैं मॉड ले रहा हूँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है d5/, ठीक है क्या? ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो। ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, ये चेंज इन फ्लक्स को बता रहा है। अगर फ्लक्स का चेंज 0 होगा इसका मतलब करंट भी जनरेट नहीं होगी। आप सेम फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी 1/r, ठीक है, या फिर I इक्वल टू 1/r। चेंज इन फ्लक्स क्या कहलाएगा हमारा? φ2 माइनस φ1 अपॉन में चेंज इन टाइम मान लेते हैं t है। तो डिपेंडिंग अपॉन न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे, ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन करिए, फिर हम इसका दूसरा लॉ यानी कि लेंज लॉ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मैग्नेट के यहाँ पर या यहाँ पर इस लाने में तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से होगा। प्लीज नोट डाउन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है लेंज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा या करंट कितना बनेगा वो हमारा बताता है फैराडे लॉ, और लेंज लॉ बताता है उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। तो देखिए बड़ा ही अटपटा सा ये रूल है या लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट किसी कॉइल में हमेशा इस तरीके से जनरेट होगा कि जिस चीज ने उसे क्रिएट किया है वो उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो। अपोजिशन का लॉ होता है ना, बस उसके ऊपर फोकस करना है, और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेंज लॉ बाकी कहता क्या है कि जो सोर्स इस करंट को क्रिएट कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि वो सोर्स को क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। अब इधर देखो ध्यान से, ये एक मैग्नेट है, अगर मैं इस तरीके से इसके पास लेकर के आ रहा हूं तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, यस। और वो करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो ये अपने अंदर कुछ इस तरीके से करंट जनरेट करेगा कि अगर ये मैग्नेट इसके पास आ रही है तो ये दूर फेंकने की कोशिश करे। इसका अपोजिशन का ध्यान रखना है, अपोज करेगा। अगर मैग्नेट पास आ रही है तो ये इसके अंदर करंट इस तरीके से जनरेट होगा कि ये मैग्नेट दूर जाए। अगर ये दूर जा रही होती तो ये क्या करता? उसका अपोजिशन, अपोज करने का मतलब फिर ये पास बुलाने की कोशिश करता। तो अब देखो हम निकालेंगे कैसे। इसमें क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये एक सर्कुलर कॉइल है, कुछ इस तरीके से रखी गई है, ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से रखी गई है। अगेन ये सामने वाला हिस्सा आपको शायद ना दिखे, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट। ये पूरा ऐसा नहीं है, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेट इसमें इस तरह रखा, तो ये ऐसे ही है, बस मैं आपको बोर्ड पर दिखा ऐसे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेट इधर आ रही है, क्लियर है क्या बात? अब सोच करके देखो, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि अगर नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो कॉइल इसको अपोज करने के लिए कौन सा पोल जनरेट करेगी? सामने इसके नॉर्थ को कौन अपोज करता है? नॉर्थ। तो ये क्या बनाएगी? इधर अंदर नॉर्थ। और करंट की डायरेक्शन आप बिल्कुल इसी से देख सकते हो। मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं। अगर मैंने इसके अंदर n बनाया या मैंने s बनाया, n बन रहा है इसका मतलब करंट इस तरीके से होगा, s बन रहा है इसका मतलब करंट इस तरीके से होगा। ये क्या है? क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर देखो, नॉर्थ को रिपेल करने का काम नॉर्थ पोल करेगा, तो मैंने इसके अंदर n बना दिया, जिससे मेरे को पता चला करंट इस तरीके से है। ये करंट जो कॉइल में है ये इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा, और इसमें डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है क्या? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? जस्ट अपोज करना है। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आप फटाफट आंसर दो। आपको बस एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि आप अपोज किस तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हम केस ले रहे हैं ए और यहाँ पर हम केस ले रहे हैं बी। दोनों में ही आपको बताना है ये जो लूप है, दोनों सर्कुलर लूप हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, देखो, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर मैग्नेट का कौन सा पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो ये कॉइल इस तरीके से करंट जनरेट करेगी कि नॉर्थ पोल पास आए। अब नॉर्थ को पास बुलाने का काम कौन करता है, साउथ पोल, तो करंट इसमें जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। ये कौन सा करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें देखो साउथ पोल क्या कर रहा है, दूर, तो ये क्या चाहेगा कि साउथ पोल मेरे पास आए, तो साउथ पोल को पास बुलाने के लिए अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल मतलब करंट की डायरेक्शन ये कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तब तक इसे नोट डाउन कर लो। तब इसमें हम और क्वेश्चन इंक्रीज करते हैं। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्लेन के अंदर जा रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इंक्रीज हो रही है, इस तरीके की मैग्नेट है और ये अंदर की तरफ जा रही है। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर लूप रख देता हूं। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है यानी कि चेंज हो रहा है, तो वो एक करंट इंड्यूस करेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है प्लेन के और साथ साथ में इंक्रीज हो रही है, तो बताओ इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो आओ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो आपको वापस से लेंस लॉ में अपोजिशन का ध्यान रखना है, अपोज करने पर ध्यान रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर बढ़ रही है तो उसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई चीज इधर बढ़ रही है तो आप उसको कैसे कर सकते हो, अगर एक पर्सन है वो आप इधर ऐसे तेजी से भाग रहा है, या आप इसे ऐसा समझो, अगर कोई ऐसे तेजी से इधर की तरफ भाग रहा है तो इसका अपोज करने के लिए आप क्या इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, नहीं, तब तो वो और तेज भागने लगेगा। तो आपको क्या काम करना है, इसको दूसरी तरफ खींचना है। तो अब इधर देखो क्या सिचुएशन है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, मैं क्या चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए। मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आएगी तो अपोजिशन होगा और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, यानी कि इफेक्ट को क्या करेंगे, कम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर बढ़ रही थी उसको मेरे को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो अब मैं क्या चाहता हूं, इस कॉइल में करंट इस तरीके से इंड्यूस हो कि इस कॉइल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आए। तो बड़ा सिंपल है, सर्कुलर में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चाहता हूँ, राइट हैंड का यूज कर रहे हैं, तो आप थंब को किस डायरेक्शन में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, और कर्ल कर दोगे करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मैं चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए, थंब, और इसको मैं कर्ल कर रहा हूं, तो कर्ल करना है तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई। तो करंट की डायरेक्शन किस तरीके से आ रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या। अब सोचो इसी के अंदर ये केस 1 और ये केस 2, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है अब की बार, और ये कॉइल इस तरीके से इसमें रखा हुआ है एक सर्कुलर लूप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रही है। सोचो कि कोई पर्सन है वो बहुत धीरे 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 चल रहा है, तो अब इसका अपोजिशन क्या होगा, आप इसको ऐसे करो, नहीं, तब तो ये और धीरे धीरे चलने लगेगा। अपोजिशन का मतलब आप सिर्फ वेक्टर मत समझो, अपोजिशन मतलब जो वो ट्राई कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, आपको उसका उल्टा करना है। वो धीरे 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 चलने की कोशिश कर रहा है, अगर आप इसमें इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो वो और धीरे चलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ अपोजिशन नहीं हुआ, यहाँ जो वो करना चाह रहा था आपने उसी में उसका साथ दे दिया। तो हमें क्या करना है, अगर वो धीरे 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 चलने की कोशिश कर रहा है तो आप पीछे से पुश कर दो उसको, ताकि वो तेजी से आगे बढ़ जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो मैं क्या चाहूंगा कि अब मैग्नेटिक फील्ड और अंदर की तरफ बढ़ जाए। अंदर की तरफ डिक्रीज हो रही है तो मैं क्या चाहूंगा, अंदर की तरफ बढ़ जाए। तो मैं चाहता हूं और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आए। तो थंब को अंदर की तरफ रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, और ये करंट इस तरीके से मिल गया, ठीक है क्या। ये जो डायरेक्शन है ये कैसी आई इस बार, क्लॉकवाइज, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। तो इन दो क्वेश्चन से भी आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिली होगी कि हम किस तरीके से लेंस लॉ की मदद से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को
पता लगा पाते हैं। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अपने न्यूमेरिकल सीरीज में। अभी के लिए इतना ही है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हमारा अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, यानी कि मोशन के वजह से इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ या फिर करंट। अब इधर देखो, इसमें टॉपिक में क्या है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन जा रही है और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है PQRS, जिसमें ध्यान देने की बात क्या है, ये जो रॉड है ये मूवेबल है, मतलब आप इसको मूव कर सकते हो। इस स्टैटिक सिचुएशन में कंडीशन क्या होगी, एक मिनट देखो कैमरा चल रहा है, ठीक है। इस स्टैटिक सिचुएशन में कंडीशन क्या होगी, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। रीजन, क्योंकि इससे भाई इस एरिया से, इस लूप से कुछ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, लेकिन वो कांस्टेंट है, वो चेंज तो हो ही नहीं रही। तो यहाँ पर इंड्यूस कितना होगा फ्लक्स, 0, और करंट कितना इंड्यूस होगा, 0, ठीक है। बट अगर आप क्या करो, इसके ऊपर फोर्स लगाओ और इसको एक v वेलोसिटी से आगे की तरफ धक्का दो, तब इससे हुआ फ्लक्स चेंज होगा, इससे हुआ फ्लक्स चेंज होगा। तो ध्यान से देखना, फ्लक्स विद रेक्टेंगुलर लूप बोल सकते हैं आप इसे, PQRS जो भी नाम दे देंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है लेकिन एरिया चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स B कांस्टेंट, एरिया कितना होगा इस लूप का, L इंटू एक्स। इधर ध्यान देने वाली बात क्या है, लेंथ इस रॉड की कांस्टेंट है लेकिन x चेंज हो रहा है। अगर x चेंज हो रहा होगा तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या पढ़ा था आपने, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो ध्यान से देखो, यहाँ नेगेटिव साइन तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि मैंने बताया आपको आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए इसका डेरिवेटिव लो, डी बाय डी टी, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, BLX, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है, ये x चेंज हो रहा है dx बाय dt से, और dx रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता था, वेलोसिटी, BLV। तो दिस इज योर, दो फॉर्मूले आपके हो गए ईएमएफ निकालने के, एक फैराडे लॉ जो कि आपने पढ़ा था, डी फाई बाई डी टी। वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, वो 1 टन के लिए था, अगर n नंबर ऑफ टन्स होंगे हमारे लूप में तो आप टोटल नंबर ऑफ टन से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो सिंपल है। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया आपका BLV। इस चीज को बोलते हैं हम मोशनल ईएमएफ। क्लियर है क्या, ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ। यहां से आप करंट भी निकाल सकते हो, तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BLV, और इसको आप डिवाइड कर दो टोटल रेजिस्टेंस से, तो आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन सेम उसी तरीके से निकालोगे जो कि लेंज लॉ में मैंने बताई थी। आपको क्या करना है, जस्ट इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी चीज हो रही है उसको अपोज करने का काम करना है। अगेन इसको नोट डाउन कर लो, इसके भी न्यूमेरिकल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे। एडी करंट, तो देखो एडी करंट क्या होता है कि जो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर मैंने एक शीट ले रखी है, ये मेटेलिक शीट है, तो हमने क्या देखा कि जब मैं इस मेटेलिक शीट को थोड़ा सा पुश करता हूं और ये इसके अंदर ऑसिलेट करने की कोशिश करती है, और आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इस तरीके से होगी, तो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा मेटेलिक शीट है, ये कुछ इस तरीके से एक करंट बना लेता है ना, जिस करंट को बोलते हैं एडी करंट, जो कि क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन करने की कोशिश करता है, और करंट इस मेटेलिक शीट में इंड्यूस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। और जो कि क्या करेगा, जो ये मोशन हो रहा है इसको अपोज करेगा। तो हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये जो शीट है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ये क्या हो जाती है, स्टॉप। और ये कई बार जो हमारे डिवाइसेस में मेटल लगे रहते हैं उसके अंदर ये एडी करंट जनरेट हो जाता है,
जिसके वजह से बहुत सारी पावर लॉस, हीट लॉस जैसी प्रॉब्लम्स हमें मिलती है। एडी करंट की डेफिनेशन आप देखो, इस चीज को याद रखना, कई बार पेपर में पूछी गई है एडी करंट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होता है। हम क्या करते हैं, डिवाइसेस में जो प्लेट्स लगाते हैं, कंडक्टिंग प्लेट लगाते हैं, उसका डिजाइन कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसके वजह से क्या हुआ, पहले ये शीट थी तो करंट कुछ इस तरीके से इजीली जा पा रहा था, है ना, तो ज्यादा एडी करंट बन रहा था, ज्यादा पावर लॉस, ज्यादा हीट लॉस हो रही थी। बट अब क्या होगा, कुछ इस तरीके से, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसका टाइम क्या हो गया, इंक्रीज, जिस वजह से एडी करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और जो हमारे डिवाइसेस हैं वो कम हीट लॉस करेंगे। क्लियर। इसकी डेफिनेशन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन जरूर याद करके जाना। अगला टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। तो अब हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में बचे हुए हैं, दोनों में से एक जनरली ज्यादातर पूछा जाता है। पहला है सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। होता क्या है, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक सर्किट है और यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर ले रखा है, या आप इसे सोलेनॉइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इस तरीके से एक बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ पर मैंने लगा रखी है एक की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई, जैसे ही मैं इस की को ऑन करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, इसमें करंट जाता है कुछ इस तरीके से। और होता क्या है, जितनी करंट मैं इस सिचुएशन में इधर प्रोवाइड करता हूं, उससे थोड़ी कम करंट मिलती है। वो ऐसा क्यों है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है, फ्लक्स फ्लक्स, तो ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इस बैटरी को क्या करा, ऑन करा, इस स्विच को क्या करा, ऑन किया, करंट इस सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट जीरो से बढ़ करके, लेट सपोज मैक्सिमम करंट इधर हमें मिल सकता है 2 एम्पियर। तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे ही आपने चालू किया सीधा 2 एम्पियर मिला, नहीं, जीरो से ये 2 एम्पियर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और आप सोच के देखो, जितने टाइम में, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है ये, लेकिन जितने टाइम में ये जो करंट चेंज हो रहा होगा, क्या इस करंट के वजह से इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, क्या वो भी चेंज हो रही होगी? क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट पर। तो करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और जब भी किसी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, यानी कि एक इंड्यूस करंट बनता है, और वो इंड्यूस करंट करने की कोशिश क्या करेगा, जिसने उसे जन्म दिया है उसी को मारने की कोशिश करेगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, इसका अपोज में एक इंड्यूस करंट बनेगा ID, जो कि इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। क्या क्लियर है? तो सेल्फ इंडक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि खुद ही की कॉइल में हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन में ये पॉइंट और क्लियर होगा कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में एक्चुअल में फर्क क्या है। इधर देखो, खुद ही की कॉइल ने खुद ही के साथ क्या कर डाली, गद्दारी, जिसके वजह से क्या करंट इंड्यूस हो गया, इंड्यूस। ठीक है, अब नॉर्मली इसे हम सोलेनॉइड ना बोल करके इंडक्टर बोलेंगे, और हर एक इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है। जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हर एक कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस होता है, वैसे ही हर एक इंडक्टर का एक इंडक्टेंस होता है। अब ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। तो हमने क्या देखा, जो इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स है, वो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट कितना है इसमें। ठीक है, तो करंट पर डिपेंड करता है। करंट इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगी, फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज। तो अब ध्यान से समझो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है L, और ये जो L है इसके दो नाम है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर आप डायरेक्ट इसे, या सेल्फ इंडक्शन, सॉरी वही बात वही है, ठीक है, या आप इसे इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये L हो गया, तो ये जो L है ये कैसे आएगा, फ्लक्स अपॉन में करंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ये जो L है इसकी SI यूनिट पेपर में पूछता है, अब से न्यूमेरिकल में कई ज्यादा मेंशन होती है,
हेनरी, ठीक है, बस करो हेनरी, ठीक है, कार्टून आता था ना बचपन में। तो इधर देखो ये एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि हमारा कैपेसिटेंस होता था, सेम उसी तरीके से हर एक इंडक्टर के पास क्या होता है, इंडक्शन या इंडक्टेंस, ठीक है, जो कि क्या करेगा, इस सर्किट में जो भी करंट बन रही है उसका अपोज करने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि आपने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होता था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी कि ये मीडियम पर डिपेंड करता था और उसकी शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता था, क्या एरिया है, क्या प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, सॉरी। इसी तरीके से ये जो हमारा इंडक्टर है ये भी एक डिवाइस है। ये क्या है, एक डिवाइस, जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन जब हम बना रहे हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तब तक इसे नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक है, ये 3 नंबर में डेरिवेशन आती है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। बट इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया फ्लक्स कितना होता है, एल आई। इस फॉर्मूले की मदद से आपको पता है फैराडे लॉ क्या कहता था, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अगर ध्यान से देखोगे नेगेटिव साइन को थोड़ी देर डायरेक्शन बताता है लेंस लॉ, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डी बाई डी टी एल इंटू आई। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एल आई। तो ईएमएफ जो होगा इंड्यूस करेगा एक इंडक्टर, वो कितना होगा, एल कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया डी आई बाय डी टी। यानी कि अगर करंट कांस्टेंट हो गया, स्विच ऑन किया, 0 से 2 एम्पियर तक या फिर कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक करंट जब तक इंक्रीज हो रहा है, या फिर स्विच ऑफ करते समय 2 एम्पियर से 0 तक जब तक करंट आ रहा है, सिर्फ उतने ही टाइम में ये ईएमएफ या इंड्यूस करंट उस सर्किट में होगी। एक बार करंट कांस्टेंट हो गई पूरे सर्किट में 2 एम्पियर, जैसे ही 2 एम्पियर कांस्टेंट हुई ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये पूरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट तभी तक होगा जब तक करंट चेंज हो रहा है। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लेट सपोज आपके पास एक सोलेनॉइड है कुछ इस तरीके से, इसमें टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी लेंथ l है सोलेनॉइड की, एरिया मान सकते हो आप, इस एरिया ऑफ सोलेनॉइड है a। आप इन सब चीजों को लिखना जरूर, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है कि हमें पता लगाना है कि इसमें कितना, इस इंडक्टर का कितना इंडक्टेंस है और जानना है कि वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक चीज देखो, जैसे ही मैंने इसके साथ इस तरीके से बैटरी लगा रखी है, ठीक है, स्विच ऑन, इसका ईएमएफ ई। जैसे ही इसमें करंट जाने की कोशिश करेगा, देखो ये करंट क्या इंड्यूस करंट है, अरे नहीं नहीं, ये करंट इंड्यूस करंट नहीं है, ये तो डीसी करंट है। इस करंट के वजह से क्या एक अपोजिट करंट बनेगा, आंसर इज यस, ठीक है। अब इधर देखो, इस करंट से रिलेटेड इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा वो हम कैसे निकालेंगे। एज वी नो, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक सोलेनॉइड के लिए वो कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, जहां एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। या फिर आप इसे लिख सकते हो टोटल एन अपॉन में एल, दैट इज योर स्मॉल एन। तो ये वैल्यू भी हमारे काम आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से कैपिटल एन की वैल्यू होगी एन इंटू एल, ठीक है। तो ये आगे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है जो कि इस सोलेनॉइड से, म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको मैंने इक्वेशन बोला 1। तो नाउ फ्लक्स या टोटल फ्लक्स या फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल लूप, इसमें देखोगे आप टोटल n नंबर ऑफ लूप्स है, एक सिंगल लूप से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई और साथ में ए, ठीक है। नाउ टोटल फ्लक्स पूरी कॉइल के वजह से या पूरे सोलेनॉइड के वजह से
राइटिंग के लिए माफ करना। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो n नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो कैपिटल N म्यू नॉट एन आई ए, ये आपकी इक्वेशन हो गई 1। ये टोटल फ्लक्स है जो कि इस कॉइल से क्या होगा, लिंक होगा। एक और फ्लक्स का फॉर्मूला भी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, और वो क्या था, L इंटू आई। तो इसको मैंने माना इक्वेशन 1। अब मैं अपनी इक्वेशन 2 बनाऊंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। इसको एक बार फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया? अब इधर देखो, ठीक है। फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा L इंटू आई, क्लियर है क्या? इस इक्वेशन को मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू आई इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N। ये स्मॉल n को आप क्या कैपिटल N के टर्म्स में लिख सकते हो, स्मॉल n की जगह n हो गया, स्मॉल n की जगह मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि ऊपर बन गया n स्क्वायर, नीचे आ गया L आई, और साथ में क्या है a सॉरी ये तो एरिया पर तो डिपेंड करता है, कुछ और कट रहा है। हाँ, करंट से करंट गया तो यहाँ पर L इंडक्टर या इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट n स्क्वायर a साथ में L। देखो तो ये है इंडक्टर। आप इसे स्मॉल n के टर्म्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे स्क्वायर टाइम्स डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैंने एक कंडक्टर के नंबर ऑफ टर्न्स को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो इंडक्टेंस कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर टाइम डिपेंड कर रहा है। लेंथ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या आपको ऐसा भी बोल सकता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो आपको यहां तक इस डेरिवेशन को करना है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम पता लगाते हैं कि जो इंडक्टर है भाई, ये एनर्जी स्टोर करने का ही काम करता है एक तरीके से। कितनी एनर्जी स्टोर करता है इसका पता लगाते हैं, तब तक इसे नोट डाउन कर लो। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हमारे पास एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस हमारे पास दे रखा है L। तो हमें एक फॉर्मूला पता है dW इक्वल टू, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, वर्क डन का फॉर्मूला। अगर आप ध्यान से देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टोटल वर्क डन टोटल चार्ज। इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। ये वोल्टेज की जगह मैं EMF यूज कर रहा हूं, और क्योंकि छोटा सा वर्क है तो थोड़ा सा चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क होगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला। एज वी नो, एक इंडक्टर के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था EMF का, जो कि कितना होता था, -L di/dt। ये नेगेटिव साइन सिर्फ करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि हम लेंस लॉ से निकाल सकते हैं। तो इसका मैं मॉड वैल्यू ले रहा हूं, इसको इग्नोर कर रहा हूं। तो अब इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूं तो dW कितना बनेगा, EMF की वैल्यू L di। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के, उनमें से ये एक है, और साथ में dq। क्लियर? अब इधर देखो, dq/dt आपने पढ़ा हुआ है। dq/dt क्या होता है, L का L, चार्ज अपॉन में टाइम, ये क्या कहलाता है, करंट, और साथ में क्या है, di। ये तो आ गया छोटा सा वर्क डन। यानी अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें इंटीग्रेशन। तो इधर देखो राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन करंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिमिट में क्या चढ़ेगी, पहले इसमें करंट 0 होगा, और बढ़ते 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 करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मान लेते हैं I। तो अब इधर देखो, ये जो टोटल वर्क डन है यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसको हम UL भी बोल देते हैं कई बार। L कांस्टेंट होता है, क्यों, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन में L, सारी डायमेंशन है या मीडियम है जो कि कांस्टेंट है, तो L को हम क्या ले रहे हैं, बाहर। तो I का DI के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, देखो x dx क्या होता है, पावर 1 है, एक पावर ऐड कर देंगे और जितनी आएगी उससे डिवाइड कर देंगे। सेम इधर भी होगा, I का DI के उसमें रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या कहलाएगा, I स्क्वायर बाय 2, और जो नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ। करंट की लिमिट क्या चलेगी, 0 से I। तो यहां से एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ L I स्क्वायर माइनस 0, यानी कि I स्क्वायर। तो दिस इज योर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन
इंडक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। इसमें एक और चीज आपको निकालने के लिए बोल सकता है एनर्जी डेंसिटी। जैसे आपने कैपेसिटर वाले उसमें पढ़ा था, कितनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे इधर हम निकाल सकते हैं, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दो। एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर के लिए है ये। क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम कितना है? ए इंटू एल। अब यहां पर देखो वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं। एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। आई की वैल्यू देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर के लिए कितनी होती थी? म्यू नॉट एन आई, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, म्यू नॉट एन क्या होता था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आई। यहां से आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहां से आप करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? बी एल अपॉन में म्यू नॉट एन। यहां से हमने करंट की वैल्यू भी निकाल ली, हमने एल की वैल्यू भी निकाल ली, और कुछ बचा है, यही दो चीजें। अब इसमें पुट करते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। इधर देखो, एनर्जी डेंसिटी हाफ एल कितना है? ये रहा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। क्लियर है? साथ में म्यू नॉट, कोई दिक्कत नहीं, हाफ एल, एंड आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर और साथ में एन स्क्वायर, डिवाइड में क्या है? ए इंटू एल। अब इधर देखो ध्यान से, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट गया। ठीक है, तो नीचे एक म्यू नॉट बचा है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, और ए से ए गया। तो अब मेरे पास बची क्या क्या चीजें? एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी इंडक्टर के लिए। याद करो, एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर में कितनी आई थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वहां एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, और साथ साथ मीडियम दोनों में ही मौजूद है। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एसी जनरेटर। वो मैं एसी वाले चैप्टर में कराऊंगा, कई टीचर्स इसमें भी करा देते हैं, बट एसी जनरेटर हम एसी चैप्टर में ही करेंगे। इसमें भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं उसको अगले चैप्टर के लिए ही छोड़ूंगा। अब ये हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन बचा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बचा है, उसको भी खत्म कर लेते हैं और ये वन शॉट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर। तो अब हमारा अगला और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, सेल्फ इंडक्शन में खुद की कॉइल होती थी, जो जिसके वजह से खुद की कॉइल में करंट इंड्यूस होता था। इसमें जस्ट उल्टा काम होगा। ये आपने क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हवाला देते हुए। तो इधर देखो, एक डीसी बैटरी है, स्विच अभी ऑफ है, यहाँ पर है। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, क्या इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा? ठीक है, सॉरी, क्या इसके अंदर एक करंट जनरेट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 0 से अगर 4 एम्पियर की वैल्यू करंट को पहुंचनी है, तो जब तक ये चेंज होगा, इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिसका इफेक्ट इस दूसरी कॉइल पर पड़ेगा। और हम क्या देखते हैं, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, वो क्या करने लगती है? डिफ्लेक्ट करने लगती है रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में। इधर क्या हुआ? क्या इधर कोई बैटरी थी? आंसर इज नो। एक कॉइल के वजह से दूसरी कॉइल, इस कॉइल का नाम रखा 1, इस कॉइल का नाम रखा 2, जिसके एक कॉइल के वजह से दूसरी कॉइल में क्या हुआ? इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। इसी फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। अब इधर देखो, इधर भी हम सेम काम करेंगे। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा m। ठीक है, अगर आप इसे और ज्यादा इज्जत से, तहजीब से लिखना चाहेंगे तो आप इसे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। फ्लक्स, इसको कॉइल को मैंने 1 बोला, इसको कॉइल को मैंने 2 बोला। फ्लक्स इन, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? 2 में। तो आप इसको लिख सकते हो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और कौन सी करंट के वजह से ये चेंज हो रहा है?
कौन से करंट की वजह से चेंज हो रहा है, इस वाले में, तो इसमें करंट मान लेते हैं कितनी है, I1। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको EMF लिखना हो तो EMF क्या होगा, d∅dt फॉर अ सिंगल टर्न, n नंबर ऑफ टर्न के लिए आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो d/dt M21 I1। अब यहाँ से अगर देखोगे म्यूचुअल इंडक्शन कांस्टेंट होता है, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया, di1 अपॉन में dt EMF। जब तक फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगी तब तक EMF जनरेट होगा इन कॉइल 2। जैसे ये स्टॉप हो जाएगी, EMF भी बनना स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। इसको नोट डाउन करो, फिर हम पता लगाते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसको ड्राइव करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। इधर मेरे पास दो सोलेनॉइड है 1 and 2। ये जो 2 है इसको हमने बाउंड कर रखा है 1 के ऊपर। 1 का एरिया A1 है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N1 है, लेंथ दोनों के लिए सेम है, दोनों सोलेनॉइड की लेंथ क्या हम मान ले रहे हैं, सेम मान ले रहे हैं। सिमिलरली ये 2 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसका एरिया A2 है, इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I2 है। इस तरीके से सिचुएशन हमारी है। तो अब होगा क्या, अगर हम इसमें एक करंट भेजते हैं I2 ये ऊपर वाली सोलेनॉइड में, तो इसके वजह से क्या अंदर वाली, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड 2 के वजह से कितनी होती है, μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन आउटर वाली सोलेनॉइड, और μ0 n I2 करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या माना, 1। अब ध्यान से देखना, फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड। अगर मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी हो तो मुझे माफ करना। तो फ्लक्स लिंक्ड विद इनर सोलेनॉइड कितना होगा, B2 इंटू एरिया अंदर वाली सोलेनॉइड का। B2 की वैल्यू है μ0 N2 I2 और साथ में A1। क्लियर है क्या। आप यहां से अगर चाहें तो इसमें एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं, μ0 का μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में आप इस तरीके से देख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और साथ में I2 A1। इसको हमने इक्वेशन नंबर मारा 1। और फ्लक्स निकालने की एक और वैल्यू, एक और म्यूचुअल इंडक्शन के टर्म्स में मैंने सिखाई थी, हम दोनों को निकाल करके इक्वेट कर देते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए जरा, ठीक है। नाउ जैसा कि आप जानते हैं फ्लक्स इन कॉइल 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब दूसरी कॉइल के वजह से इनर कॉइल में, यानी कि इनर कॉइल कौन सी है, अंदर वाली, इसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है EMF या फिर करंट। ठीक है। फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्शन और करंट, कौन से करंट के वजह से बन रहा है आप बता सकते हैं, जी हाँ 2 वाले के वजह से। ठीक है। तो अब इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या इक्वेट कर सकते हैं, यस, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है। दोनों का अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। M12, ध्यान से देखोगे I2 से I2 कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, μ0। एक चीज रह गई क्या, यस, इसमें एक चीज हमारी रह गई, ये जो हमारा फ्लक्स है ये सिर्फ एक कॉइल के लिए है। ये किसके लिए है, एक कॉइल के लिए या एक टर्न के लिए अंदर वाले में। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना होगा, टोटल फ्लक्स जैसा हमने पहली वाली डेरिवेशन में किया था, लिंक्ड विद इनर कॉइल, ये जो टोटल फ्लक्स आएगा ये कितने टाइम्स होगा, μ0 N2 L अपॉन में I2A। मल्टीप्लाई इसको हम किससे कर देंगे, अंदर वाली कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1। क्लियर है क्या। तो अब ध्यान से देखो, इसकी जगह हम ये वाला यूज कर रहे हैं, I2 से I2 क्लियर हो गया तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, μ0 N1 N2 A और डिवाइड में क्या रह गया, L। दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्शन
in coil 1 with respect to mutual induction म्यूचुअल इंडक्शन इन कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला है। उधर n इंटू एन, एन स्क्वायर होता था, इधर क्या है, और ये ए एरिया कौन सा है पहली कॉइल का, तो आप इधर A1 लिख सकते हो। अगर आपको कॉइल की रेडियस दे रखी है तो आप इस ए की जगह पाई आर स्क्वायर भी लगा सकते हो। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में या फिर एक नई न्यूमेरिकल सीरीज में। न्यूमेरिकल सीरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में डाउट है। थैंक यू।